अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कंडीशंस एंड वारंटीज। और कंडीशंस एंड वारंटीज के बीच में हम आज स्पेसिफिकली कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। रेलिवेंट प्रोविजंस, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, सेल ऑफ गुड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बीच में जितनी भी टर्म्स जो हैं वो इंक्लूड की जाती हैं, दोज टर्म्स कैन बी कैटेगराइज्ड आइदर एज कंडीशंस और एज वारंटीज। कंडीशंस वो वाली टर्म्स होती हैं जो कि सेक्शन 12 सब प्लस 2 हमें बताता है। अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a right to treat the contract as repudiated. कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट की वो वाली टर्म होती है, वो वाली स्टिपुलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच कंटेन्स द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर उस क्लॉज को, उस टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया जाए तो इसका मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन पर्पस है, जिस पर्पस के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जीक्यूट किया गया था, वो पर्पस ही कॉन्ट्रैक्ट का पूरा नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत के बीच में अगर ये वाली क्लॉज ब्रीच की जाती है तो इट गिव्स अ राइट टू द अदर पार्टी टू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, यानी दूसरी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर सकती है, उसको खत्म कर सकती है और अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करने से इनकार कर सकती है। तो सेक्शन 12 सब क्लॉज 2 जो कि कंडीशन को डिफाइन करता है, उसको रीड करने के बाद हम इस अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचते हैं कि कंडीशन एक कॉन्ट्रैक्ट की वो वाली स्टिपुलेशन है जिसका परफॉर्म होना कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस के को पूरा करने के लिए असेंशियल है। अगर इसी टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जाएगा, इसी को अगर ब्रीच कर दिया जाएगा, तो ऐसी सूरत के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट का करने का असल मकसद था वो ही मकसद ही पूरा नहीं होगा। और ऐसी सूरत में जिस पार्टी के अगेंस्ट में ये ब्रीच कमिट की गई है, दैट पार्टी कैन रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और इट कैन रिफ्यूज टू परफॉर्म इट्स पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन। तो लिहाजा एक कंडीशन के एसेंशियल्स के बीच में हम कह सकते हैं कि ये दिस इज द प्रिंसिपल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच डील्स विद द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड देन ब्रीच ऑफ इट गिव्स राइट टू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन की दो टाइप्स हैं, दो तरह की कंडीशंस जो हैं वो एक किसी भी सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो है वो मौजूद होती हैं। एक होती है एक्सप्रेस कंडीशंस और दूसरी होती है इम्प्लाइड कंडीशंस। What are the express conditions? Express conditions वो वाली conditions हैं which are expressly incorporated into the contract. Parties ने उनको consciously contract के बीच में include किया है for the purpose of performance और उनको mention किया है कि ये वो वाली terms हैं which if breached would give a right to the other party to repudiate the contract. तो वो वाली essential terms of the contract जिनको expressly contract में include किया जाए फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो वाली टर्म्स कहलाती हैं एक्सप्रेस कंडीशन। उसके बाद इम्प्लाइड कंडीशंस वो वाली कंडीशंस होती हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट के बीच में चाहे इंक्लूड किया जाए या ना किया जाए, वो इम्प्लाइड बाय लॉ है। मतलब लॉ ये इम्प्लाई करता है कि इन टर्म्स का पूरा होना हर सूरत में जरूरी है। अगर इन टर्म्स को पूरा नहीं किया जाएगा तो ऐसी सूरत के बीच में इट वुड मीन दैट द पार्टी हु हैज ब्रीच्ड द टर्म हैज breached actually a condition of the contract, which would give a right to the other party to repudiate the contract. वो कौन सी है? सेक्शन 14 सब क्लॉज ए वो कहता है इन केस ऑफ सेल the buyer has the right to sell, and in case of agreement to sell the buyer will have the right to sell after the property passes. जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम सेलर टू द बायर सेल की ट्रांजैक्शन के बीच में, तो बायर के पास इस चीज का राइट होगा कि वो प्रॉपर्टी को आगे रीसेल कर सके। और अगर ये एग्रीमेंट टू सेल है जिसके बीच में अभी प्रॉपर्टी एक फ्यूचर टाइम में पास होना है, तो ऐसी सूरत के बीच में वेन एवर द प्रॉपर्टी विल पास फ्रॉम सेलर टू द बायर विल हैव द राइट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अ थर्ड पार्टी। तो ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि किसी भी बायर के राइट टू रीसेल को आप रिस्ट्रेन नहीं कर सकते थ्रू इन एन एग्रीमेंट टू सेल और इन अ सेल कॉन्ट्रैक्ट। तो एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी
is considered as an implied condition of a sale of goods contract. उसके बाद आगे आता है सेक्शन 15 हमें दूसरी कंडीशन बताता है एज टू कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ गुड्स टू द डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल, जहां पे जो बायर है वो गुड्स परचेज कर रहा है फ्रॉम द सेलर और उसके लिए उसने ही हैज गिवन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स और ही हैज प्रेजेंटेड अ सैंपल ऑफ द गुड्स टू द सेलर फॉर मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स। तो ऐसी सूरत के बीच में ये एक एसेंशियल कंडीशन है, ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो सेलर है वो जो गुड्स डिलीवर करेगा दोज गुड्स शुड बी इन कंफॉर्मिटी विद द सैंपल एज वेल एज द डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द बायर। तो चाहे ये कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एक्सप्रेसली मेंशन किया गया है या नहीं किया गया है, दिस इज ट्रीटेड एज एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑन पार्ट ऑफ द सेलर to deliver the goods which are in conformity with the description as well as the sample given by the buyer. Then comes section 16. वो एक और कंडीशन जो है वो हमें बताता है that is as to fitness and quality where the buyer describes the purpose and use of the goods. जहां पे एक बायर जो है वो गुड्स का पर्पस बताता है और उनका यूज बताता है, लेकिन वो कोई और डिस्क्रिप्शन या सैंपल नहीं देता। तो ऐसी सूरत के बीच में सेक्शन 16 जो है वो ये इम्प्लाई करता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बाद सेलर के ऊपर आ जाती है इफ ही एक्सेप्ट्स टू डिलीवर द गुड्स अकॉर्डिंग टू द पर्पस एंड यूज मेंशन्ड बाय द बायर। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर के ऊपर आ जाती है कि वो अब वो वाली गुड्स डिलीवर करे विच आर फिट फॉर द पर्पस एंड द यूज गिवन बाय द बायर। और अगर किसी जगह पे पर्पस और यूज जो है वो नहीं बताया गया, सिर्फ गुड्स बताई गई और उनकी डिस्क्रिप्शन भी नहीं दी गई है, सैंपल भी नहीं दिया गया है, तो ऐसी सूरत के बीच में लॉ जो है वो रिक्वायर करता है सेक्शन 16 सब क्लॉज 2, वो कहता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट इज टू डिलीवर द मर्केंटाइल क्वालिटी। मर्केंटाइल क्वालिटी क्या होती है? मर्केंटाइल क्वालिटी वो वाली क्वालिटी ऑफ गुड्स होती है कि जो एटलीस्ट उस पर्पस को जरूर पूरा कर रही हो कि जो जिस पर्पस के लिए वो गुड्स ऑर्डिनरीली इस्तेमाल की जाती हैं। फॉर एग्जांपल सोप इज मेंट फॉर वॉशिंग। अगर किसी बायर ने ऑर्डर किया है कि मुझे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ सोप जो है वो रिक्वायर्ड है फ्रॉम द सेलर और उसने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी, कोई क्वालिटी मेंशन नहीं की, कोई पर्पस उसने मेंशन नहीं किया, तो एटलीस्ट जो सोप है वो इस क्वालिटी का होना चाहिए कि दैट शुड वॉश, at least that should fulfill the basic purpose for which it is used। तो इसको कहेंगे मर्केंटाइल क्वालिटी। और अगर मर्केंटाइल और अगर फॉर एग्जांपल पार्टीज के दरमियान में पहले से कोई यूजेज एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस मौजूद है पहले से, मीनिंग दरबार पार्टीज एक अरसा दराज से एक दूसरे के साथ तजारत जो है वो कर रही हैं और उनके बीच में कुछ प्रैक्टिसेस डेवलप हो चुकी हुई हैं, जबकि जब भी बायर जो है एक खास कुछ चीजों का ऑर्डर प्लेस करता है तो सेलर जो है एक खास क्वालिटी की चीजें जो है वो उसको डिलीवर करता है। तो ऐसी सूरत के बीच में लॉ जो है वो ये कहता है कि दैट यूजेज एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस विल प्रिवेल। दैट इज एंड ऑफ टुडेज टॉपिक। अगले लेक्चर के बीच में हम वारंटीज को डिस्कस करेंगे। कंडीशंस के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर। थैंक यू वेरी मच।